हेलो एंड वेलकम। इकोनॉमिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उठाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। 2 से 3 लेक्चर्स में हम फिस्कल पॉलिसी को खत्म करेंगे और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाली। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इस लेक्चर में बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्यों लोगों से ज्यादा पैसा लेता है, गवर्नमेंट का टारगेट एम क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस लेता है ज्यादा, गवर्नमेंट क्यों फाइन लेता है ज्यादा, फीस लेता है ज्यादा, मकसद क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों वेलफेयर स्कीम्स देता है ज्यादा, गवर्नमेंट क्यों पैसे देता है ज्यादा, ग्रांट्स देता है ज्यादा, गवर्नमेंट क्यों सैलरीज देता है ज्यादा, पेंशन देता है ज्यादा, सब्सिडीज देता है ज्यादा, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाला है इस लेक्चर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल पॉलिसी को मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डेफिनेशन से ही, फिर हम आएंगे यहां पे फिस्कल पॉलिसी के अलग अलग नाम हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये लाइन समझ में आए, एक बार ये दिमाग में फिट हो जाए, बाकी बातें आसान लगेंगी आपको। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी आरबीआई की नहीं, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है। गवर्नमेंट की एक इकोनॉमिक पॉलिसी है ये फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट अपने ही बजट में चेंजेस लाता है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो। बजट में चेंज लाता है, अपने ही बजट में चेंज लाता है गवर्नमेंट। मतलब के बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं, रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर। इन्हीं 2 में गवर्नमेंट चेंज लाता है, इन्हीं 2 को इंक्रीज डिक्रीज गवर्नमेंट करता है ताकि कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यही मकसद है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। और यह भी आपको समझना पड़ेगा कि बजट में होता है पैसे जो आएंगे गवर्नमेंट के पास, आएंगे उनको बोलते हैं रिसेप्ट्स। पैसे जो जाएंगे गवर्नमेंट से उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये आइडिया आपको आया ना। अब हम डेफिनेशन फिर से देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम ऊपर से टॉपिक। फिस्कल पॉलिसी के और भी कुछ नाम है, जैसे कि बजटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही बजट में चेंज लाता है। फिस्कल पॉलिसी का और एक नाम है रिसेप्ट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट असल में रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर में ही चेंज लाता है, बजट के अंदर। इसका और एक नाम है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्यों? क्योंकि जो ये रिसेप्ट है, पैसे जो आते हैं गवर्नमेंट के पास, रिसेप्ट्स, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स। टैक्स से ज्यादा पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, इसीलिए टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा फिस्कल पॉलिसी का और एक नाम। और भी एक नाम मिलेगा आपको फिस्कल पॉलिसी का, टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसी। स्पेंडिंग पॉलिसी एक्सपेंडिचर के बदले। ये अलग अलग नाम है फिस्कल पॉलिसी के। आपको समझ में आया कि क्यों ये नाम होंगे, और यही हमें आगे देखना है, पढ़ना है। टेंशन मत लीजिए आप। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नहीं होती। अगर आपके ऑप्शन में गवर्नमेंट नहीं होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में होगा, याद रखना। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की, या आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसी है, क्योंकि मिनिस्टर्स ही बनाते हैं ना गवर्नमेंट। ओके, ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसको बोला जाता है सिस्टर पॉलिसी। ये बहन है। किसकी बहन है? मॉनेटरी पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी है सिस्टर पॉलिसी किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है ये एक हिसाब से सेम है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को बोला जाता है सिस्टर। क्यों? क्योंकि दोनों के मकसद सेम है। रास्ते तो अलग है ना, लेकिन मकसद दोनों के यही है। रास्ते अलग है, मकसद सेम है, ये हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे हमें यही पढ़ना है। अच्छा, तो आपको यह भी जानना है कि ये देखो एक बात याद रखना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है,
मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी होती है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट चलाता है उसमें मेन मकसद होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मेन मकसद होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी में दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स है, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, वह आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या है। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिफरेंस है वो हमें लेक्चर में एंड पे सर समझाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ओके, आगे चलिए सर, आगे चलिए। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये फिस्क वर्ड क्या होता है? FISC, फिस्क। फिस्क का मतलब होता है पब्लिक ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी पैसा। सरकारी पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट फंड्स, ये कहां पे होता है? ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जमा होता है। देखो, सरकारी पैसा, गवर्नमेंट का पैसा कहां पे जमा होता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जमा होता है। जैसे कि पैसा जब आता है बजट में और पैसा जब जाता है बजट से, लेकिन बजट तो ठीक है, दे बताएगा आपको कि पैसा कितना आएगा गवर्नमेंट के पास, कहाँ कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास, कितना जाएगा गवर्नमेंट से, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट से जाएगा पैसा, बजट तो बताएगा। लेकिन पैसे कहाँ होते हैं, कौन से फंड से होते हैं? गवर्नमेंट के अकाउंट्स में होते हैं। और वो अकाउंट्स कौन कौन से हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 क्लास 1 बात करता है उसके बारे में। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 क्लास 2। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 उसके बारे में बात करता है। इन फंड्स के बारे में भी हमें आगे अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना है। यहां पे अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे ना, तो आप डेफिनेशन से दूर हो जाओगे, आप फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद से दूर हो जाओगे। इसलिए आप वेट कीजिए, आगे हमें टेंशन मत लीजिए, आगे हमें पढ़ना है। ओके सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फंड्स है, इनमें और फिस्कल पॉलिसी में आपस में कनेक्शन क्या? देखो, फिस्कल पॉलिसी बोलता है बजट में चेंजेस लाना, रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर को कम ज्यादा करना, इंक्रीज डिक्रीज करना, ठीक है ना। जब रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज होंगे तो फंड से ही तो पैसे जाते हैं, एक्सपेंडिचर फंड्स में ही तो पैसे आते हैं, रिसेप्ट, तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, इसीलिए आपस में कनेक्शन। अब याद रखना, फिस्क वर्ड से निकला है। फिस्क का मतलब गवर्नमेंट का ट्रेजरी, गवर्नमेंट का फंड्स, और कौन कौन से अकाउंट्स में गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, ये हमें आगे पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। लेकिन एक बात तो रह गई। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, इसका आइडिया, इसका कंसेप्ट किसने दिया? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। जॉन मेनार्ड कीन्स वही बंदा है जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया, जो कि है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जॉन मेनार्ड कीन्स, क्योंकि इसी ने कंसेप्ट दिया था, भाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो। गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद बोला था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे पहले डेफिनेशन, फिर हम सारी चीजें देखेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताई ना, ऊपर से चीजें, वो सारी चीजें डिटेल में हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले डेफिनेशन तो दिमाग में फिट हो जाए। ओके, बताया मैंने आपको एक बार कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने बजट के रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर में चेंजेस लाता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है, चेंजेस लाता है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो। ठीक है सर, अब ये स्टेबिलिटी क्या होता है, ग्रोथ हो क्या होता है, खर्चा होना और रिसेप्ट होना क्या होता है, डेफिसिट किस तरह से होता है गवर्नमेंट के बजट को, सरप्लस किस तरह से होता है गवर्नमेंट के बजट को, और सर ये बजट क्या है? बजट तो हमें अलग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे बजट को। लेकिन सर एक लाइन में तो बताइए ना ये बजट क्या होता है। देखो, एक लाइन में बताता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट का बजट जो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट का बजट होता है एडवांस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड, एनुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड, रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर का,
एडवांस में अगर आप बताते हो, बजट क्या होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या करता है एडवांस में बताता है। एडवांस में मतलब साल से पहले ही बताता है, आने वाले साल में कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, और आने वाले साल में कितना हम लेंगे लोगों से या बाकी चीजों से, कितना हम लेंगे पैसा, रिसेप्ट्स। बजट यही होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसपे गवर्नमेंट बताता है हमें कितना खर्चा होगा आने वाले साल में, और आने वाले साल में हम कितना पैसा लेंगे। ठीक है, कहां कहां से लेंगे, कितना लेंगे, सारा कुछ बजट में होता है। अब सर आपने एक वर्ड बोला, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मैंने बोला ना, इसलिए याद रखना बजट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। बजट के बदले एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में मेंशन है, लेकिन एक बात मैं भूल गया बताना, याद रखना, आर्टिकल 202 में भी है बजट के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो आप लिखना अपने नोट्स में। आर्टिकल 112 बोलता है सेंटर का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 202 बोलता है स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो आप लिख लेना आर्टिकल 202। ओके, अच्छा, ये तो हमें सर समझ में आ गया। अब आप आगे समझाइए ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ क्या होता है। देखो, कंट्री में मकसद क्या है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का, स्टेबिलिटी लाना, स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाना, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो हम आगे अलग से देखेंगे, लेकिन ये दो मेन है। इन दोनों में भी फिस्कल पॉलिसी ज्यादा टारगेट इस पे करता है। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है प्राइसेस को स्टेबल रखना, जनरल प्राइस लेवल को रखना, प्राइसेस को स्टेबल रखना, ना ही ज्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए ना ही ज्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए, प्राइसेस को स्टेबल रखना, उन्हीं आइडियल प्राइस लेवल, जीरो प्राइस लेवल। ये इन्फ्लेशन के टॉपिक में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में। आपको नहीं पता कितने बुक्स का मटेरियल मैं आपको समझाता हूं, आपको नहीं पता कि कितने 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 सोर्सेस से मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो वो लेक्चर देख लीजिए, इन्फ्लेशन का लेक्चर एंड तक देख लीजिए, आपके लिए वो हर एक बात इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अच्छा सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का मकसद है फिस्कल पॉलिसी में, हाँ, मतलब इन्फ्लेशन हो तो वापस लाना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन, सॉरी डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन हो तो डिफ्लेशन को वापस लाना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। वो मैंने आपको समझाया है, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना डिफ्लेशन को, यही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। यही तो हम देखेंगे ना, कंट्रोल करना डिफ्लेशन को, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को कैसे करता है, यही तो हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा मकसद क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना। इकोनॉमिक ग्रोथ लाना मतलब नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए कंट्री में, जीडीपी, नेशनल इनकम मतलब यहां देखो, यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इस जगह को यूज कर सकते हो, इस जगह को यूज कर सकते हो, खाली जगह नहीं रखना चाहिए। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी बढ़ना, जीएनपी बढ़ना, एनडीपी बढ़ना, एनएनपी बढ़ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ना, वो सारे हैं नेशनल इनकम। ठीक है ना, प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ना, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना, ये सारी चीज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होना, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होना। मकसद होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्राइसेस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल में रहे। ये गवर्नमेंट की इस पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। अच्छा सर, ये जो बजट है उसमें रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा कब होता है डेफिसिट बजट, कब होता है सरप्लस बजट। देख लीजिए, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है रिसेप्ट्स, जाता है एक्सपेंडिचर, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल लीजिए आप कि 5 रुपए गवर्नमेंट के पास आते 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 हैं, 5 रुपए, और 10 रुपए गवर्नमेंट से जाते हैं, खर्चा होता है 10 रुपए। देखो, 5 रुपए गवर्नमेंट के पास आते हैं, 10 रुपए गवर्नमेंट खर्च करता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसेप्ट्स कम है। ठीक है ना, आप मुझे बताइए, खर्चा ज्यादा है, आप खुद को आप यहां पे ले लो, खुद को आप यहां पे ले लो, खुद को आप यहां पे ले लो। आपके पास 5 रुपए आते हैं लेकिन आप खर्च करते हो 10 रुपए, तो
तो आप नुकसान में होते कि फायदे में? सर मेरे जेब से पैसे चले जाएंगे, 5 रुपए आएंगे, 10 रुपए खर्च करूंगा मैं, मुझे तो कहीं से और 5 रुपए लाने हैं खर्च करने के लिए, मुझे नुकसान होगा 5 रुपए में, 5 रुपए वाला। 5 रुपए मैं कमाऊंगा लेकिन खर्च करूंगा कितने? 10 रुपए। सर मेरा नुकसान है, उसी को बोलते हैं डेफिसिट। याद रखना, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रिसेप्ट्स कम हो, फिर होता है डेफिसिट। इसी को हम दूसरे तरीके से समझेंगे, सरप्लस क्या होता है। देखो, अब अगर पैसा आया गवर्नमेंट के पास, या आप अपने आपकी एग्जांपल ले लो, पैसा आया 10 रुपए, ज्यादा पैसा आया, रिसेप्ट ज्यादा आया, आपने ज्यादा कमाया, और खर्चा कम, सिर्फ 5 रुपए खर्चा हुआ, तो आप फायदे में हो कि नुकसान में? सर मैंने 10 रुपए कमाए और 5 रुपए खर्च किए, 5 रुपए मेरे बच गए, तो मैं सरप्लस में हूं। याद रखना, जब रिसेप्ट ज्यादा होते हैं 10 रुपए और एक्सपेंडिचर कम होता है, ये साइन समझ आता है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जब रिसेप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तब होता है गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। जब 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 एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, खर्चा, और पैसे आते हैं कम, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। इतना समझाना, और यही चीजें आप नीचे भी समझोगे, टेंशन मत ले लो, अगर आपने समझा भी नहीं ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, देखो बजट में डिटेल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, नहीं तो आप ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने बताया ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, नेशनल इनकम बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ आया, नेशनल इनकम कम आया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ, ये हम देखेंगे नीचे। लेकिन अगर मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा तो आप इससे बहुत दूर चले जाओगे। बजट में हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है, जैसे कि यहां पे मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बजट में हमें पढ़ना है रिसेप्ट्स कहां कहां से होंगे। रिसेप्ट्स दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसेप्ट्स, कैपिटल रिसेप्ट्स, ठीक है। वो क्या होता है वो हम देखेंगे। एक होती है उनकी जुगाड़ डेफिनेशन, जुगाड़ का मतलब आसान डेफिनेशन, और लेकिन वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जुगाड़ डेफिनेशन क्या है कि रेवेन्यू रिसेप्ट्स होता है शॉर्ट टर्म रिसेप्ट्स, कैपिटल रिसेप्ट्स होता है लॉन्ग टर्म रिसेप्ट्स, ये जुगाड़ डेफिनेशन है। असल डेफिनेशन क्या है बताएंगे हम आपको। लेकिन हाँ, आपको जो अगर ये समझ नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने एक मिनट के अंदर बताया और जो मैं अभी बताऊंगा 10-15 सेकंड, टेंशन मत लेना। आपको समझ नहीं आ रहा तो समझ ही नहीं आना चाहिए, मैं तो चाहता ही हूं आपको समझ ना आए, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो बजट में क्या पढ़ेंगे। इसलिए 30 सेकंड या 1 मिनट में जो मैं बोलूं कोई बात नहीं, समझना चाहते हो तो समझ लो, नहीं समझना चाहते हो इस 1 मिनट में कोई बात नहीं। देखो, रिसेप्ट्स दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसेप्ट्स, कैपिटल रिसेप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसेप्ट्स में होते हैं गवर्नमेंट के कहां कहां से पैसे आते हैं। एक्सपेंडिचर की भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू कैपिटल, कहां कहां गवर्नमेंट खर्च करता है। जैसे रिसेप्ट्स में होते हैं टैक्स से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गिफ्ट लेगा गवर्नमेंट, ग्रांट लेगा गवर्नमेंट, डोनेशन लेगा गवर्नमेंट, उसको पैसे आएंगे। फीस होते हैं ना, फी जो लगाते हैं, फाइन जो लगाता है गवर्नमेंट, उससे पैसा आता है। इंटरेस्ट जो पैसा कमाता है गवर्नमेंट लोन पे, अगर लोन दिया है गवर्नमेंट ने, वो सारा रिसेप्ट्स में है। और भी बहुत सारी बातें हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करे, मतलब कि एसेट्स को भेजे, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। या बोरोइंग अगर गवर्नमेंट करे, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। ये सारी चीजें। खर्चा, सर खर्चा कहां पे गवर्नमेंट करता है? सब्सिडीज देता है गवर्नमेंट, डिफेंस पे खर्च करता है, पेंशन देता है गवर्नमेंट, ग्रांट्स देता है स्टेट्स को, डोनेशन देता, यहां पे लेता था डोनेशन, ग्रांट लेता था, यहां पे ग्रांट देता है, डोनेशन देता है, ठीक है ना। डिजास्टर फंड पे यूज करता है, वेलफेयर स्कीम्स चलाता है, उस पे पैसे खर्च करता है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रोड बिल्डिंग, उस पे खर्च करता है पैसा। इंटरेस्ट पे करता है वापस, इंटरेस्ट यहां पे कमाता है, यहां पे तो इंटरेस्ट कमाता था, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट पे करता है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब परचेज करता है एसेट्स, ठीक है, रिपे करता है लोन। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको यह समझ में नहीं आया ना तो अच्छी बात है, क्योंकि बजट में तो यही हमें पढ़ना है। और भी कुछ बजट में पढ़ना है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मॉनेटाइज्ड डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी बजट में पढ़नी है, यहां पे नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, क्योंकि आप किताब खोलोगे तो ये सारी चीजें देखोगे, फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैंने आपको आइडिया दिया भाई, ये बजट का टॉपिक है, बजट का टॉपिक है। अच्छा, अब सर हमें बताइए, ये जो कंट्री में गवर्नमेंट लाना चाहता है स्टेबिलिटी और ग्रोथ, कैसे कैसे कैसे, वही हम समझेंगे।
उसके लिए आपको टाइप समझना है। देखो, गवर्नमेंट, एक बात हमेशा 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 के लिए दिमाग में रखना, याद रखना, यह बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। देखना, अगर पैसा ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है लोगों के हाथ में, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, तो फिर ज्यादा 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 सब कुछ होगा। ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा प्राइसेस होंगे। डिमांड करेंगे ज्यादा तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब ज्यादा डिमांड करेंगे लोग चीजों की तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना चीजों का। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लोग चाहिए ना, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उनको जॉब मिलेंगे। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो ज्यादा नेशनल इनकम होगा। सारा कुछ है मनी पे, पैसों पे, पैसों पे। ये हमें ये देखना है यहाँ, ये जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक दिमाग में एक कंसेप्ट रखना, पैसा लोगों के पास ज्यादा तो सब कुछ ज्यादा 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 ज्यादा, पैसा लोगों के पास कम तो सब कुछ कम 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 कम। ठीक है, ये बात समझी ना। अब हम देखेंगे, आप मुझे ये बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसे, ज्यादा रिसेप्ट तो गवर्नमेंट लेता है लोगों से। अगर ये लोग हैं यहां से, लोग हैं यहां से, लोग हैं यहां से, लोग हैं, गवर्नमेंट ज्यादा पैसे लेता है, रिसेप्ट मतलब ज्यादा पैसे लेता है, तो आप मुझे बताइए लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा कि कम? सर कम बचेगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम तो कम 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 सब कुछ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करता है तो लोगों के ऊपर खर्च करेगा, लोगों को पैसा देगा, उनको सब्सिडीज देगा, उनको पेंशन देगा, उनको वेलफेयर स्कीम्स में देगा, उनको फंड देगा। लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा अगर गवर्नमेंट खर्च करेगा। तो अगर लोगों के हाथ में ज्यादा आया पैसा तो ज्यादा 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 होगा। यही हमको समझना है। देखो, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तीसरा होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी समझ में आया ना, तो आपको आराम से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ आएगा। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी समझ आया ना, आपको आराम से कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ में आ जाएगा। आपको टेंशन मत लीजिए, आप हर एक बात समझ में आएगी। देखो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसको हम नजदीक लाते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये समझा तो कंट्रैक्शनरी बैलेंस्ड समझ लिया आपने। ई से एक्सपेंशन, ई से एक्सपेंडिचर। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में याद रखना, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करता है। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट अपने बजट में जो चेंज लाता है रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर में, उसमें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज्यादा करता है और रिसेप्ट को कम करता है, या दोनों को करता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसेप्ट कम, दोनों के दोनों एक साथ भी करता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ई से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अगर ज्यादा करता है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर रिसेप्ट को कम करता है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर दोनों करता है, एक्सपेंडिचर को ज्यादा, रिसेप्ट को कम, तब भी उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब आप मुझे बताइए, एक्सपेंडिचर ज्यादा किया गवर्नमेंट ने, ये देख लिया आपने, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसेप्ट कम है, ऐसे, ठीक है ना। तो डेफिसिट होगा कि सरप्लस होगा? सर अभी हमने देखा था डेफिसिट होगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा करेगा तो नुकसान में जाएगा। गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगा, पैसा कम आएगा तो नुकसान में जाएगा, ठीक है ना। ये हमने ऊपर भी देखा। एक्सपेंडिचर ज्यादा, ये ग्रेटर देन, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करता है, पैसा उसके पास कम आता है, तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बजट होगा। इस हिसाब से गवर्नमेंट नुकसान में है, नेगेटिव में है, नुकसान में। लेकिन सर ये पॉजिटिव नीचे क्या है, समझाएंगे आपको। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक साइड से आपने देखा नुकसान है, दूसरे साइड से फायदा है, देखेंगे। देखो, अब आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा लोगों पे किया तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर खर्चा करेगा गवर्नमेंट ज्यादा लोगों पे, उनको पैसा देगा, सब्सिडीज, पेंशन, ग्रांट्स, ठीक है ना, फंड उनको देगा, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। अब जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आया, कैसे? एक्सपेंडिचर से। और रिसेप्ट गवर्नमेंट ने कम किया,
रिसेप्ट मतलब गवर्नमेंट ने लोगों से कम पैसा लिया। मैंने बोला ना ऊपर रिसेप्ट क्या होता है, पैसा लेना, पैसा लेना। देखो आपसे पैसा लिया गया कम, आप पे पैसा खर्च किया गया ज्यादा, तो आपके हाथ में पैसा आएगा ना ज्यादा, कॉमन सेंस है। गवर्नमेंट आपको लेगा लेगा नहीं पैसा तो पैसा ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट आप पे ऊपर खर्च करेगा ज्यादा तो पैसा ज्यादा आएगा। अब जब पैसा ज्यादा आया हाथ में तो आप जाओगे खरीदारी करने के लिए, डिमांड बढ़ाओगे, आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। ये मैंने आपको समझाया है इन्फ्लेशन में, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में होगा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। आप मुझे बताइए कि आपने मैंने आपको यहां पे क्या बोला, मैंने आपको यहां पे क्या बोला कि गवर्नमेंट का मकसद होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ना कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लाना। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों करेगा, प्राइसेस बढ़ा के इन्फ्लेशन लाने के लिए? नहीं 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 नहीं, प्राइसेस बढ़ा के डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इतना समझना, ये लाइन है, डिफ्लेशन हो गई है, डिफ्लेशन हो गई है। गवर्नमेंट क्यों, देखो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट क्यों प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, क्यों प्राइसेस बढ़ा रहा है, 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 गवर्नमेंट क्यों प्राइसेस बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट इसलिए प्राइसेस बढ़ा रहा है ताकि इस डिफ्लेशन को कंट्रोल करे। इसीलिए मैंने लिखा कंट्रोल डिफ्लेशन। यह सवाल आता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लाता है कि इन्फ्लेशन को? सर डिफ्लेशन को कैसे, दिमाग में आना चाहिए आपको। एक्सपेंशनरी फिस्कल, देखो रटा गोटाफिकेशन नहीं, दिमाग को बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा लोगों पे, पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आया, डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइसेस ज्यादा होंगे। अब प्राइसेस ज्यादा होंगे, इन्फ्लेशन होगी? ना 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 ना, असल में डिफ्लेशन हुई थी। और ये गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से प्राइसेस बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। किस लिए बढ़ाना, क्यों चाहता है? कंट्रोल डिफ्लेशन करने के लिए। अच्छा, ये बात याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल डिफ्लेशन करने के लिए होता है। और अगर डिफ्लेशन, देखो डिफ्लेशन, ये सॉरी ये लाइन मैं बनाता हूं, ये इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन है और ये डिफ्लेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, क्यों, कैसे? एक्सपेंडिचर को ज्यादा करके, रिसेप्ट को कम करके, पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आया, डिमांड करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे। अब जब गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? इसको कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हां, अगर गवर्नमेंट ने हद से ज्यादा प्राइसेस बढ़ा लिए तब इन्फ्लेशन भी हो सकता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं होने के, लेकिन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि बहुत प्राइसेस गिर गए हैं, डिफ्लेशन हुआ है, उन्हीं प्राइसेस को बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ओके, ये आपने समझा ना। अब यहां से बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। देखो, ये आप याद रखना कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल होता है डिफ्लेशन। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में आता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसीलिए पॉजिटिव है। कैसे बताएंगे? अब जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर किया और लोगों पे खर्चा किया गवर्नमेंट ने और लोगों से कम पैसे लिए, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आया, डिमांड करेंगे ज्यादा। अब जब डिमांड करेंगे ज्यादा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। क्यों? डिमांड करेंगे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की तो सामान बनाने वाला ज्यादा सामान बनाएगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे ना तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जॉब्स भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट करना है ना, कौन करेगा प्रोडक्शन? लोग करते हैं प्रोडक्शन, तो जॉब्स भी ज्यादा मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो नेशनल इनकम भी ज्यादा होगा। कैसे? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, ज्यादा लोगों के पास सैलरी आएगी, ज्यादा पैसे कमाएंगे और वो ज्यादा पैसे कमा के पूरे नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, पूरे कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। अब आप मुझे बताइए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो आपने देखा,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कि डिफ्लेशन को? डिफ्लेशन को वापस लाता है, कंट्रोल करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा लाता है। हमने बोला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पॉजिटिव है, क्यों? नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे तो नेगेटिव है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक हिसाब से नेगेटिव है, क्यों? बजट डेफिसिट होता है। ठीक है, आपका सवाल आएगा वहां पे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से बजट का डेफिसिट होता है कि सरप्लस होता है कि बैलेंस्ड? डेफिसिट। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कि डिफ्लेशन को? डिफ्लेशन को। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ जाता है कि कम बढ़ जाता है? स्लो ग्रोथ होती है नेशनल इनकम की, स्लो जीडीपी बढ़ता है कि बहुत फास्ट? बहुत फास्ट सर, पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है, अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट बजट होता है तो क्या ये नेगेटिव कंसेप्ट है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो क्या ये पॉजिटिव स्टेप है कि पॉजिटिव कंसेप्ट है कि पॉजिटिव? ओके, आपको ये सारी चीजें समझ में आई। सर कभी गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बजट में इस तरह से चेंज लाता है एक्सपेंडिचर और रिसेप्ट में, वो लोगों से ज्यादा पैसे लेता है, रिसेप्ट्स, तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा कम, या वो लोगों से कम या वो लोगों के ऊपर कम खर्च करता है, लोगों को कम पैसा देता है, लोगों पे कम खर्च करता है। जब लोगों पे कम खर्च किया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा कम। पैसा की बात है ना, तो लोगों पीपल के हाथ में पैसा आया ज्यादा कि पीपल के हाथ में पैसा आया कम, वहीं से कहानी आगे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, पैसा आया लोगों के हाथ में कम, डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस कम होगी तो गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी से, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से डिफ्लेशन किया क्या? सर गवर्नमेंट क्यों डिफ्लेशन करेगा? प्राइसेस कम से लगेगा ना आपको डिफ्लेशन हुआ। गवर्नमेंट क्यों डिफ्लेशन करेगा? प्राइसेस इसलिए गवर्नमेंट कम करना चाहता है, प्राइसेस इसलिए गवर्नमेंट कम करना चाहता है क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ था। प्राइसेस कम कर रहा है गवर्नमेंट, कम कर डिसइन्फ्लेशन मैंने आपको समझाया है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस कम कर रहा है गवर्नमेंट, क्यों कर रहा है प्राइसेस कम गवर्नमेंट? डिफ्लेशन नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए यहां पे लिखा है प्राइसेस कम कर रहा है गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा हाँ, ये बात भी सही है कि अगर कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ज्यादा कंट्रोल हुआ, ज्यादा प्राइसेस कम हुए, तो डिफ्लेशन भी चांसेस होने हैं, डिफ्लेशन होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके। अच्छा आप मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर कम है, रिसेप्ट ज्यादा है, तो नुकसान है कि फायदा है? सर फायदा है गवर्नमेंट का, पैसा आएगा ज्यादा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसेप्ट ज्यादा है, सरप्लस बजट, पॉजिटिव कंसेप्ट वहां से। ओके, अच्छा देखो, एक हिसाब से कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का नुकसान फायदा है, दूसरे हिसाब से आपको मिलेगा अब नुकसान है। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह भी बोला था, बैलेंस में गवर्नमेंट को चलना चाहिए, बैलेंस में गवर्नमेंट को चलना चाहिए। अच्छा, पैसा सर ज्यादा आया, डिमांड ज्यादा, प्राइसेस ज्यादा, कंट्रोल इन्फ्लेशन। लेकिन हाँ डिमांड कम, लेकिन डिमांड कम तो प्रोडक्शन भी कम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, नेशनल इनकम भी कम होगा, नेशनल इनकम कम तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा ऊपर, वो भी स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव है। मतलब कि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का फायदा भी है गवर्नमेंट को, सरप्लस बजट, नुकसान भी है कंट्री में, नेशनल इनकम कम। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का नुकसान भी है, फायदा भी है। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला था बैलेंस में चलिए, ज्यादा एक्सपेंडिचर मत करिए, ज्यादा लोगों को पैसे मत दीजिए, ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स, ज्यादा योजना, ये योजना वो योजना मत लाइए, ये स्कीम वो स्कीम मत लाइए। उससे फायदा तो लगता है आपको, लेकिन नुकसान भी हो जाएगा, बजट डेफिसिट होगा, फिर गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है ताकि बराबर करे। देखो ना, आप देख लो, यहां पे 10 रुपए खर्च किए, 5 रुपए ही आए। 5 रुपए कहां से लाएगा गवर्नमेंट? एक्स्ट्रा बोरोइंग से, वो हम देखेंगे बजट में। ओके,
बैलेंस में चलो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या आप कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में रिसेप्ट लोगे ज्यादा लोगों से, उनको टैक्स ज्यादा लोगे, उनसे इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लोगे, उनको ज्यादा फीस लोगे, फाइन ज्यादा चढ़ाओगे, अगर हेलमेट ना होगा तो चलो लगाओ 2000। वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो अगर करना ही है तो बैलेंस में कीजिए, इतना ज्यादा भी मत फाइन लगाइए, इतना ज्यादा भी मत टैक्स लगाइए कि नेशनल इनकम गिर जाए, नेगेटिव ज्यादा हो जाए। बैलेंस में चलिए। अगर आप करना चाहते हो सरप्लस बजट, अपने बजट को सरप्लस करना चाहते हो, फाइन लेने से, फीस लेके, लोगों से पैसा लेके, टैक्स ज्यादा लेके, इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ ज्यादा लेके अगर आप करना चाहते हो तो बैलेंस में कीजिए। यहां से नेशनल इनकम कम नहीं होना चाहिए, यहां से एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होना चाहिए, जो आप देख रहे हो आजकल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी चल रही है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चल रही है? आप देखो ना, डिमांड कम हो गई है। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल ऐसा कुछ चल रहा है। नेशनल इनकम, जीडीपी कितना कम चल रहा है? क्यों? क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा गए हैं, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कितना कम है। नेशनल इनकम, जीडीपी सबसे कम है इस टाइम, इसके क्वार्टर में। कोरोना वायरस से पहले भी, आप बोलोगे कोरोना वायरस से पहले भी कम था। आप इस बात को समझो कि हद से ज्यादा भी रिसेप्ट्स नहीं लेने चाहिए कि फाइन लगाओ, इतना फाइन लगाओ, उतना फाइन लगाओ, इतना टैक्स ले लो, इतना। हद से ज्यादा हर एक चीज गलत है। बैलेंस में करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बजट को बराबर करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन कुछ बैलेंस भी तो रख लीजिए। अच्छा, लास्ट में ये छोटा सा कंसेप्ट है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। एक ज्यादातर होती नहीं है, किसी कंट्री में ये होता नहीं है। एक्सपेंडिचर जितना हो उतना ही रिसेप्ट। अगर आपके पास, गवर्नमेंट के पास रिसेप्ट 10 रुपए आते हैं, खर्चा भी गवर्नमेंट 10 ही रुपए करता है, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा होने के। उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, ठीक है। अब ये चीजें हमने तो सीखी कि गवर्नमेंट कैसे स्टेबिलिटी लाता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। गवर्नमेंट किस 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 पॉलिसी से गवर्नमेंट ज्यादा ग्रोथ करता है, कम ग्रोथ करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सीखी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल्स का नाम ये दो हैं, सेम टू सेम टाइप करना, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स ने नाम खोला है, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कीजिए। और हाँ, आपको व्हाट्सएप नंबर पे जिन जिन लोगों ने टेक्स्ट किया हुआ है उनको रिप्लाई, जिनको रिप्लाई वापस नहीं मिला है उनको रिप्लाई मिलेगा 1 जून को, क्योंकि 1 जून को आपको रिप्लाई मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम मेरे हिसाब से 20-20 दिन से, 15-15 दिन से वेट कर रहे हैं, उनको वापस जवाब नहीं मिल रहा है पेड कोर्सेज के लिए। देखो, पेड कोर्सेज में आपको ज्वाइन हम कराएंगे, लेकिन हम ज्यादा बैचेस नहीं लेना चाहते, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। 1 जून, अब एक दो दिन रह गए ना, एक दो दिन रह गए, कल या परसों, परसों है ना 1 जून, आपको मिल जाएगा रेस्पॉन्स। इस पे कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए। ओके, बाय।